यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 22 इंटरनेशनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा वेज ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस, कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में किस किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेज ऑफ एंटरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस किस किस तरीके से। सबसे पहला जो वे है वो दैट इज एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। Exporting refers to sell of goods and services from the home country to foreign country. Exporting का मतलब होता है जब हम अपनी कंट्री से गुड्स को किसी और कंट्री में भेजते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज आर एक्सपोर्ट ट्रेड या एक्सपोर्टिंग. While importing refers to purchase of foreign product and bringing them into one's home country. वही import क्या होता है? Importing का मतलब होता है जब हम foreign country से कोई goods अपनी country में लेकर आते हैं. तो ये पहली वे होती है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के थ्रू हम एंटर कर सकते हैं किसमें? इंटरनेशनल बिजनेस में. सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. नाम से ही पता चल रहा है जब किसी कंट्री का मैन्युफैक्चरर किसी दूसरी कंट्री के लोकल मैन्युफैक्चरर को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कि इतने टर्म पीरियड के लिए आपको ये गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. ये सबसे इजीएस्ट वे होता है टू एंटर इन द इंटरनेशनल बिजनेस. When a firm enters into a contract with one or a few local manufacturer in foreign countries, जब firm contract में आती है किनके साथ? एक या एक से अधिक लोकल मैन्युफैक्चर किसी दूसरी कंट्री में जो है उनके साथ, टू गेट सर्टेन गुड्स प्रोड्यूस, ताकि वो कुछ जो स्पेसिफिक गुड्स है उनको प्रोड्यूस करवा सके एज पर इट्स स्पेसिफिकेशन, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. It is also known as outsourcing and it can take place in the following form. इसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं और ये कितनी फॉर्म में? नीचे लिखे हुए फॉर्म्स में क्या करता है? होता है. पहला, प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स लाइक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स टू बी यूज लेटर फॉर मेकिंग फाइनल प्रोडक्ट्स. ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करवाना, वो कंपोनेंट्स जो जब फाइनल फिनिशिंग होगी उस ऑटोमोबाइल की तब यूज होंगे, इसकी भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं. Assembling the components into final products such as assembling of tires, seat, etc. in a scooter. और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक ऑटोमोबाइल के फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जो लगता है उन सबको असेंबल करना, कि एक कंट्री के ट्रेडर को हमने दे दिया टायर्स बनाना, दूसरी के को सीट दे दिया, लेकिन उन सबको आपस में असेंबल करना, एक साथ करके एक प्रोडक्ट बनाना, वो भी किसके अंडर आता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सच एज गारमेंट. और कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स दी जाती हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है और कंप्लीट करके हमें इस स्पेसिफिक पीरियड में दे देना है. तो ये सब क्या कहलाता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. थर्ड वे जो आती है, थर्ड वे से पहले मेरिट्स. अब हर किसी चीज की मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की मेरिट्स क्या होती हैं? नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग गिव द एडवांटेज टू इंटरनेशनल फर्म टू गेट्स मैन्युफैक्चर एट लोअर कॉस्ट. जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको चांस मिल जाता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट इज वेरी लो. थर्ड जो मेरिट आती है दैट इज लोकल मैन्युफैक्चरर्स आल्सो गेट बेनिफिट. लोकल मैन्युफैक्चर को भी बेनिफिट मिलता है ऑब्वियसली. अब वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा तो उसका प्रोडक्ट जाएगा और उसको और काम मिलेगा, तो इसीलिए वो भी उसको बिजनेस में हेल्प करता है. अब मेरिट है तो हर चीज की डीमेरिट भी होगी. डीमेरिट क्या है? लोकल फर्म, इतने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कि लोकल फर्म उसको फुलफिल नहीं कर पाती. लोकल मैन्युफैक्चर को कई बार क्या हो जाता है, वो अपना कंट्रोल खो देता है कि जो गुड्स क्यों कंट्रोल खो देता है? क्योंकि उसको गुड्स एकदम स्ट्रिक्टली अडहेयर पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करने पड़ते हैं. अगर गुड्स बिल्कुल भी या थोड़ा सा भी स्पेसिफिकेशन से इधर उधर हो जाता है तो जो ट्रेडर जिसने उनको ऑर्डर दिया होता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, वो क्या करता है? वो गुड्स नहीं परचेज करता. इसमें क्या होता है? लोकल वेंडर का क्या हो जाएगा? गुड्स तो वेस्ट होंगे ही होंगे और जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया वो भी डूब जाएगा. तो लोकल मैन्युफैक्चरर इज नॉट फ्री टू सेल द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिल. और लोकल मैन्युफैक्चरर ने जो गुड्स प्रोड्यूस किया है वो जब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में वहां से अश्योरिटी नहीं आती तब तक वो गुड्स को बेच नहीं सकता है. तो ये क्या थी? मेरिट्स और डीमेरिट्स थी किसकी? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की. नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? जैसे मैकडोनल्ड्स है. अब मैकडोनल्ड्स एक ही होस्ट कंट्री में है लेकिन उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है. या आप एग्जाम्पल ले लीजिए ओम स्वीट्स का. ओम स्वीट्स एक
बहुत पुरानी स्वीट शॉप है जो जिसने अब रेस्टोरेंट वगैरह भी ओपन कर लिया है, लेकिन वो एक फ्रेंचाइजी है। कैसे कि उसका एक ही ओनर है बट उसने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है, तो दैट इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। तो चलिए पढ़ते हैं ये क्या होता है। परमिटिंग अनदर पार्टी इन फॉरेन कंट्री टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स अंडर देयर ट्रेडमार्क। जब कोई एक पर्टिकुलर कंपनी दूसरी कंपनी को, दूसरी कंट्री में सिचुएटेड कंपनी को क्या दे देती है, अथॉरिटी दे देती है कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करके उनके ट्रेडमार्क, उनकी रेपुटेशन, उनकी कॉपीराइट के अंडर बेच सकते हैं, वो क्या कहलाता है, लाइसेंसिंग। लेकिन कोई भी ऐसे फ्री में नहीं देगा, उनको क्या करना पड़ता है, एक फी पे करनी पड़ती है। जो भी लाइसेंसिंग देगा या जो भी फ्रेंचाइजी देगा दूसरी पार्टी को, उसको क्या, दूसरी पार्टी को पहली पार्टी को क्या देनी पड़ेगी, फी पे करनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजिंग इज सिमिलर टू लाइसेंसिंग। जो फ्रेंचाइजिंग है वो भी क्या है, लाइसेंसिंग के जैसा है, बट इज नॉट यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस। लेकिन इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। पिज्जा हट एंड वॉलमार्ट आर द एग्जांपल ऑफ सम लीडिंग फ्रेंचाइजर ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड। पिज्जा हट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये क्या है, ऐसे फ्रेंचाइजर हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स, कि लाइसेंसिंग के और फ्रेंचाइजिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला एस्टेब्लिश ब्रांड, आपको बना बनाया रेप्यूटेटेड ब्रांड मिल जाता है। यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सेल अंडर देयर नेम। सेकंड, क्वालिटी प्रोडक्ट, जो क्वालिटी होती है वो एज पर द ट्रेडमार्क ही होनी चाहिए, वरना जो रॉयल्टी है या जो ट्रेडमार्क, जो रेप्यूटेशन है उसकी, वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी जो होती है उनको ऐसी ही करनी होती है, उनको ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है, एक पेटेंट और कॉपीराइट इशूड होता है। फाइनेंसिंग, फाइनेंस की भी उनको जरूरत पड़ती है, बट कुछ हेल्प, इतनी हेल्प उनको कहाँ से मिल जाती है, जो उनको फ्रेंचाइजी दे रहा है उनसे भी मिल जाती है। ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से आपको उसको एडवर्टीज करना है, किस तरीके से आपको उसको मार्केट में लेके जाना है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जैसे जैसे फ्रेंचाइजी में कुछ भी चेंजेस आते हैं वैसे ही फ्रेंचाइजर में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो फ्रेंचाइजी तक भी वो चेंजेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पहुंचाए जाते हैं। कंट्रोल, यूनिफॉर्म कंट्रोल सिस्टम, जो भी यूनिफॉर्मिटी होती है इनके कंट्रोल सिस्टम में, जैसे एक फ्रेंचाइजी चलेगी वैसे ही सेम टू सेम दूसरी फ्रेंचाइजी भी चलेगी। बेटर स्टार्ट, ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है अपनी किसी भी फॉर्म को स्टार्ट करने का। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में भी ये क्या होता है, बहुत इजी होता है। एनहांसिंग एट दी गुडविल, जो गुडविल ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो रेपुटेशन ऑलरेडी है मार्केट में, उस पे ही हम क्या करते हैं और काम करते हैं। डायरेक्ट फीडबैक, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट फीडबैक पहुंचता है फ्रेंचाइजर तक कि ये वाली फ्रेंचाइजी अच्छा काम कर रही है या कमा रही है या नहीं कर रही है। तो ये क्या थी, बेनिफिट्स थी किसकी, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग की। नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर। Joint venture means establishing a firm that is jointly owned by two or more individual. जॉइंट वेंचर क्या कहलाता है, जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में मिलकर एक फर्म बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं। इट कैन बी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस इन थ्री वेज, ये तीन तरीके से एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता है। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन लोकल कंपनी, जब किसी फॉरेन इन्वेस्टर को आपकी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की, होम कंट्री की किसी लोकल इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट होता है, तब लोकल फर्म एक्वायरिंग एन इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म, और जब लोकल फर्म को किसी फॉरेन फर्म में क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, तो और बोथ फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर जॉइंटली फॉर्मिंग अ न्यू एंटरप्राइजेस। और या फिर तीसरा ऑप्शन जो होता है, जब एक फॉरेन फर्म और एक लोकल फर्म आपस में मिलकर डिसाइड करती है कि हम एक न्यू फर्म क्रिएट करेंगे, तो वो भी क्या कहलाता है, जॉइंट वेंचर कहलाता है। मेरिट्स क्या होती है अब जॉइंट वेंचर की, रिड्यूसेस कंपटीशन, कंपटीशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। रिड्यूसेस रिस्क, रिस्क भी कम हो जाता है। अब जो रिस्क एक इंडिविजुअल ले रहा था, अभी वो रिस्क क्या हो जाता है, दो बंदों में बढ़ जाता है। प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनीज, जो छोटी कंपनी होती है उसको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि वही कंपनी छोटी कंपनी को खरीद पाएगी जिसके पास अच्छा पैसा होगा, तो उससे वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उस छोटी कंपनी को। एडवांस टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अगर फॉरेन कंट्री आपके पास आ रही है, तो फॉरेन कंट्री क्या करेगी, अपने साथ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आएगी। रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस होती है। बेटर कॉम्पिटेंस, कंपटीशन भी क्या होता है, और बेटर होता है। और कैपिटल भी, इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, लार्ज होती है।
अब हम करेंगे जॉइंट वेंचर्स की डीमेरिट्स। डीमेरिट्स कौन सी है? पहली, प्रॉब्लम इन शेयरिंग कैपिटल की। शेयरिंग कैपिटल की कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा और कितना किसको प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा, उसमें क्या आती है? बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो जॉइंट वेंचर्स को कंप्लीट करनी पड़ती हैं बिफोर एस्टेब्लिशिंग देयर वेंचर्स। थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग, लड़ाई झगड़े। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े, किसी के डिसीजन कोई और होता है, किसी की, हर किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है। कोई किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहता है, कोई किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करना चाहता है। तो जॉइंट वेंचर में चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मर्जर्स एंड मोनोपोलीज, जितने ज्यादा मर्जर्स होते जाएंगे तो मार्केट में क्या होगा? मोनोपोली क्रिएट, एकाधिकार क्रिएट हो जाएगा। कोई कंपटीशन देने वाला बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद में ही क्या होंगे? फर्म्स होंगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जॉइंट वेंचर में दो डिफरेंट फर्म्स आपस में कंबाइन होती हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेट करने में भी क्या होती है? प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई होप आपको जॉइंट वेंचर का मीनिंग, मेरिट्स एंड इट्स डीमेरिट्स भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है होली ओन सब्सिडरीज। When a foreign company is acquired by a parent company by making 100% investment, जब कोई फॉरेन कंपनी को कोई पेरेंट कंपनी हमारी कंट्री की कंपनी पूरा 100% पैसा देके खरीद लेती है और उसको हम बोलते हैं होली ओन सब्सिडरीज। अ होली ओन सब्सिडरी इज in a foreign market can be established either by setting up a new firm altogether to start operations in a foreign country or by acquiring an established firm in the foreign country। जो होली ओन सब्सिडरी होती है वो फॉरेन कंट्री में या तो आप अपना खुद का अलग से बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, या फिर कोई एस्टेब्लिश्ड फर्म को आप 100% पैसा देके खरीद लीजिए। तो उस तरीके से होली ओन बिजनेस सब्सिडरीज भी क्रिएट की जा सकती हैं जिसके थ्रू आप फॉरेन कैपिटल में या इंटरनेशनल मार्केट में डील कर सकते हैं या एंटर हो सकते हैं। मेरिट्स क्या होती है? फुल कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब आपने 100% शेयर्स ही खरीद लिए, 100% पेमेंट ही कर दी है, तो प्रोडक्शन पे जितना भी कंट्रोल होगा और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे जितना भी कंट्रोल होगा वो किसका होगा? परचेजर का होगा। नो रिस्क ऑफ प्रोस्पेक्टिव कंपिटिटर, कंपिटिटर का कोई रिस्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक एस्टेब्लिश्ड फर्म जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है उसको आप परचेज करोगे। डिमेरिट्स क्या होती है? डेथ ऑफ स्किल प्रोफेशनल, जो आपके परचेज करने से हो सकता है कि कोई आपके अंडर काम ना करना चाहता, वो उन्हीं कंपनी के अंदर काम करना चाहते हो जिसके पास वो पहले करते थे, बट अभी आपने खरीद लिया तो हो सकता है कि जो स्किल प्रोफेशनल है वो आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाए। नो नीड ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज, और भी ज्यादा मोर नीड, हमें बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ेगी। जब आप एक एस्टेब्लिश फर्म को लेके आते हैं तो आपको उसकी रेपुटेशन को और बढ़ाना है, उसकी गुडविल को और इंक्रीज करना है। ये नहीं कि आपने एक साल तो प्रोडक्शन अच्छी की, दूसरे साल आपने प्रोडक्शन ही नहीं की, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने प्रोडक्शन में क्या मेंटेन करनी पड़ेगी? स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फॉरेन मार्केट, अब एक पेरेंट कंपनी को नहीं पता कि फॉरेन में किस तरीके से क्या टेस्ट है कंज्यूमर्स का, क्या मार्केट स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या कौन कौन से हमारे कंपटीटर है, कैसे फॉरेन मार्केट काम करती है, तो ये भी एक क्या है? डीमेरिट है। लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि दूसरी कंट्री की कंपनी आके हमारी कंट्री में बसे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी बिक्री कम हो जाती है और लोग जो होते हैं फॉरेन प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो भी एक क्या है? होली ओन बिजनेस सब्सिडरी की डीमेरिट है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। हम अपने अगले लेक्चर में इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स करेंगे कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, उसके करने के क्या प्रोसीजर्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। टिल देन स्टे सेफ, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।